So, gentlemen, welcome back for the second session. इजाज मुझे कंफर्म कर दें कि मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक। यस सर। जी चले सर, ठीक जी है, सर, गुड। पहुंच। चले ज़बरदस्त। तो हम बेसिकली इस सिनेरियो को डिस्कस कर रहे हैं। मिक्स ऑफ सिचुएशन है, कहीं पे मसाइल हैं, कहीं पे कोई अच्छी चीज़ है, कहीं पे गुड्स हैं, कहीं पे बैड्स हैं। तो वो सारी सिचुएशन हमने अंडरस्टैंड करनी है, ठीक है। अब हम पहुंचे हैं अगला जो सिनेरियो है, अगली जो सिचुएशन है, जो कि हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर देख रहा है वहाँ पे कि क्या क्या हो रहा है। कुछ उसने रिकमेंडेशंस भी दी, तो उसने उसकी नहीं मतलब ये जो इम्प्रूवमेंट वाला प्रोजेक्ट है इसके अंदर उसने मतलब भी ड्रॉबैक्स निकाले, ठीक है। उनको इम्प्रूव करने की भी कोशिश की, लेकिन पार्शली वो हुए नहीं हुए, कुछ हुए कुछ। अब रिस्क असेसमेंट की बात कर लेते हैं। द प्रोडक्शन मैनेजर हैज क्रिएटेड ए रिस्क असेसमेंट फॉर द यूज ऑफ द मशीनरी। जब ये मशीनरी नई वो लगा रहे थे, मतलब ये चार मशीनों को जोड़ रहे थे, तो उसने मतलब ये अच्छी प्रैक्टिस कर ली। ये मतलब एक गुड प्रैक्टिस है हेल्थ सेफ्टी में कि जब भी आप कोई नया काम करते हैं तो आप रिस्क असेसमेंट करते हैं, करनी चाहिए, प्रोफेशनली जरूरी होता है ये। उसने ये की, हैज क्रिएटेड रिस्क असेसमेंट एंड फिल्ड इट अवे इन देयर ऑफिस। लेकिन क्या, ये दफ्तर में बैठ के ही कर ली। मतलब ऑन ग्राउंड जहाँ पे जाके करनी चाहिए थी रिस्क असेसमेंट, वो प्रोफेशनली उस तरह नहीं हुई जैसे हमारे यहाँ अमूमन लोग करते हैं जी, के दफ्तर में बैठ के फिल इन द ब्लैंक कर लेते हैं और एक डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट पूरी कर देते हैं। वही काम उसने किया। आल्सो filled there are the instruction manuals of the machines that list any relevant hazards in using them। और ये भी उसमें मेंशन कर दिया जी कि इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स भी हैं इस मशीन के, जिसके अंदर इसके हैजर्ड जो है आइडेंटिफाई हुए हुए हैं, ब्ला ब्ला, जो मतलब एक एक फॉर्मेट होता है रिस्क असेसमेंट का, उसके मुताबिक उसने इसको फिल इन द ब्लैंक कर दिया। तो जेनेरिक सी एक रिस्क असेसमेंट उसने बना दी कि डॉक्यूमेंट्री जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। Most mornings, the project team gather to discuss what will be tested that day, what the expectation are, and any foreseeable risk with the work। ठीक है ना। मतलब अक्सर सुबह को लोग आपस में मिलते, वही प्रोजेक्ट की जो टीम है, ठीक है ना, कि वो मशीन के बारे में डिस्कस करते। चारों मशीनों को जो जोड़ने का प्रोजेक्ट था उनका, कि वहाँ पे मतलब क्या चीज़ जो हुई है उसका टेस्ट वगैरह भी करते। और मजीद उसके हमें क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि ये कैसे कब तक मुकम्मल हो जाएगा, किस तरह काम होगा, एंड एनी फोर्सिबल रिस्क विद द वर्क। अगर कोई और नजर आने वाला कोई रिस्क होता तो उसको भी वो आइडेंटिफाई करते। द होल प्रोजेक्ट इज ओनली एक्सपेक्टेड टू लास्ट अराउंड 2 मंथ्स। मतलब आप देखें कुछ चीजें इसमें गुड भी हैं, कुछ बैड भी हैं। अब यही हमारा इम्तहान है कि हमने इसमें गुड चीजों को भी फाइंड आउट करना है और बैड्स को भी, ठीक है ना। द होल प्रोजेक्ट इज ओनली एक्सपेक्टेड टू लास्ट अराउंड 2 मंथ्स एंड नो रिटर्न रिकॉर्ड ऑफ दीज डिस्कशंस आर मेड। मतलब वो डिस्कशंस करते हैं वहां पे रिस्क के बारे में, हैजर्ड्स के बारे में, मशीन्स के बारे में, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। एक अच्छी चीज हो रही है, बुरे तरीके से हो रही है, ठीक है ना। अच्छी चीज ये कि वो डिस्कस करते हैं उसके बारे में। रिस्क असेसमेंट एक अच्छी चीज है कि उन्होंने परफॉर्म की। बुरी ये कि वो जेनेरिक हुई, वो दफ्तर में बैठ के हुई, ठीक है ना। और मतलब दफ्तर में ही फिल इन द ब्लैंक कर लिया, तो ये बुरी है। एक चीज अच्छी हुई, साथ ही एक बुरी होगी, ठीक है ना। The whole project is only expected to last around 2 months and no written records of these discussions are made. Once the day's plan has been agreed, the production manager and engineer usually leave to focus on that task around the factory। तो मतलब जिस दिन वो ये डिस्कशन वगैरह कर लेते, अपना वो टास्क कंप्लीट कर लेते, तो फिर वो और वो इंजीनियर जो है वो अपना जो मतलब है कि उनका फोकस उस प्रोजेक्ट से हट जाता और वो अपने नॉर्मल जो फैक्ट्री के काम है उसमें लग जाता। हालांकि जिम्मेदारी तो उनकी थी ना, जो उस प्रोजेक्ट के ऊपर उन्होंने ये काम शुरू किया हुआ था। यहाँ पे हर तरह की रिस्क को असेस करना, हैजर्डियस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना, उनके लिए प्रॉपर कंट्रोल मेजर बनाना, उनकी मॉनिटरिंग सुपरविजन को 24/7 इन्फोर्स करना। मतलब अब हादसे का कोई पता तो नहीं होता ना कि भाई आपने अभी तो वहाँ पे मॉनिटरिंग स्टार्ट की हुई है, सुपरविजन, तो मतलब अचानक ऐसे टाइम पे हादसा हो जाए कि जहाँ पे आप 1 मिनट के लिए भी मॉनिटरिंग खत्म करते हैं तो पीछे से हादसा हो सकता है। लेकिन उनकी सोच ये थी कि बस यार जो हमारा हम ये कर लेते हैं काम, यही काफी है, बाकी हम अपना नॉर्मल जो काम है वो करें, ठीक है जी। दे रिटर्न ओकेजनली थ्रू आउट द डे टू डिस्कस प्रोग्रेस। Due to a lack of training, the operator usually has a list of questions for the engineer and production manager.
इंक्लूडिंग इश्यूज टू रिजॉल्व। अब वो याद करें, वो जो चौथा बंदा था, ऑपरेटर जिसको हम कहते हैं, वो था तो नया, लेकिन बड़ा एंथुसियास्टिक था। उसमें लिखा हुआ है कि बड़ा एंथुसियास्टिक था, मतलब पुरजोश था वो, जोशीला था, यंग मैन होगा। तो वो उसके बाद जहन में बड़े सवाल आते थे इस बारे में, इस प्रोजेक्ट के बारे में जिसपे इन्होंने काम शुरू किया हुआ था, क्योंकि उस टीम का हिस्सा था। तो उसके जहन में सवाल तो आते थे कि मैं पूछूं, लेकिन क्या है कि वो मतलब है कि बेचारा जो है ना, वो लिस्ट लेके ही फिरता रहता था। प्रोडक्शन मैनेजर और इंजीनियर जो हैं, वो जब मिलते आपस में, वो छोटी मोटी बात करके प्रोजेक्ट के रिलेटेड वो तितर बितर हो जाते। इधर कोई अपने कामों में निकल जाता, दूसरा इंजीनियर अपने कामों में निकल जाता, जो उनके यूजुअल फैक्ट्री के काम थे। तो मतलब उनकी सीरियसनेस का ये आलम था वहां पे। अब वहां पे क्योंकि ये जो बैड थिंग्स हो रही थी, वो ट्रांसलेट हुई इनटू एन एक्सीडेंट। अब वहां पे एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, कैसे हुआ उसकी पूरी तफसील इस हेडिंग के अंदर मौजूद। 1 मंथ इंटू द प्रोजेक्ट, बेसिकली 2 महीने का प्रोजेक्ट था, लेकिन जब 1 महीना पूरा हुआ, द 4 मशीन्स आर ऑपरेटिंग टुगेदर एज ए सिंगल यूनिट। ठीक है ना, मतलब 1 माह के अंदर उन्होंने चारों को जोड़ दिया, जो कि उनका प्लान था उसके मुताबिक। फॉलोइंग द यूजुअल मॉर्निंग ब्रीफिंग, उसी तरह जिस तरह उनकी डेली ब्रीफिंग होती थी, सुबह की ब्रीफिंग हुई। द ऑपरेटर डिसाइड्स टू क्लीन अप सम डेब्रिस अराउंड द caged area that guards the metal plate adjacent to the molding machine। ऑपरेटर ने भी फैसला किया कि मैं जो उसके जो एरिया है उसका मोल्डिंग मशीन का, उसके इर्द गिर्द कोई डेब्रीज है, कोई गंदला अगर कोई पड़ा हुआ है, तो मैं उसको उठा दूं या मतलब उसको क्लीन करवा दूं, ताकि जैसी उसकी यूजुअल प्रैक्टिस थी, उसको मतलब उसकी जिम्मेदारी भी थी कि ये इंश्योर करना कि मशीन के इर्द गिर्द कोई कचरा गंद वगैरह ना हो। तो मतलब है ये उसने फैसला किया जी कि मैं ये करता हूँ। A worker from another department approaches the operator to talk about the project and how it is progressing। अब वो नया भी था, ट्रेनिंग भी उसकी कम थी, जोशीला भी था वो, ठीक है ना। अब वो जब अब अकेला था उस वक्त, उस अपने मतलब जब वो उसने सोचा जी मैं कचरा वचरा साफ कर दूं, ताकि उससे पहले के इंजीनियर आए या ऑपरेटर आए तो उनको मतलब यहाँ पे साफ जगह मिले, ठीक है ना। तो उसने जब वो ये करने लगा, तो साथ ही एक वर्कर आ गया दूसरे डिपार्टमेंट से, जिसने उससे बात करनी चाहिए, उस ऑपरेटर से, अबाउट द प्रोजेक्ट, उसके बारे में पूछना चाहा कि जो तुम्हारा प्रोजेक्ट किस स्टेज पे पहुंचा है। द ऑपरेटर इज हैप्पी टू डिस्कस द प्रोजेक्ट बिकॉज दे आर प्राउड टू बी इन्वॉल्व इन इट। अब ऑपरेटर को तो बड़ी खुशी थी कि यार मुझसे किसी ने पूछ लिया। अब नया नया बंदा होता है, उसको वैसे ही बड़ा जोश होता है, तो वो मतलब है कि वो बताने बैठ गया उधर। दे पॉइंट आउट सम ऑफ द फीचर्स ऑन द मशीन, उसने बताया मशीन के बारे में, ऐसे करती है ऐसे करती है। The operator suggests to the worker that they will get a better look at how the metal plate moves from inside the cage। अब वहां पे जो है ना जो रिट्रैक्टेबल गार्ड लगे हुए थे, उस पे वार्निंग साइन उसने कहा था हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर ने कि लगाओ लिख के यहाँ पे कि अनऑथराइज बंदे यहाँ पे एंटर नहीं हो सकते। इसके बावजूद भी वो इस एरिया में आया वर्कर, और उस ऑपरेटर ने उसको वेलकम किया और अपनी फनकारी उसके ऊपर झाड़ने लगा। मतलब उसको मौका मिल गया कि यार मेरी भी कोई बात सुनने वाला आ गया। जब उसके पास सवाल थे तो उसके मैनेजर सुनते नहीं थे, तो उसने कहा चलो यार इसको भी मैं जरा लेक्चर दूं बिठा के, ठीक है ना। तो अब वो उसने वर्कर को उस केज एरिया के अंदर दाखिल कर लिया। वो जो वहाँ पे मतलब जाली लगी हुई थी, जो कि मूविंग पार्ट्स तक मतलब है कि अप्रोच थी वहाँ पे उस जाली के अंदर, वहां भी उसको ले गया। कहते हैं यार तुम अंदर आओ, अंदर से आई, ये मेटल प्लेट का जो प्रोसेस है तुम्हें जरा करीब से मैं दिखाऊं ये कैसे मूव करती है, ठीक है ना। द वर्कर एग्रीज, पुशिंग द वार्निंग साइंस साइनेजेस एंड रिट्रैक्टेबल बैरियर्स टू द साइड। उसने वो बैरियर शैरियर हटा के साइड पे किए, वो अंदर आ गया केज के अंदर, ठीक है ना। एंड क्रॉल्स अंडर द केज। क्रॉल इसलिए की उसने कि आपको मैंने बताया था शुरू में कि नीचे का एरिया जो था उन्होंने खाली रखा। मतलब वो जो जाली लगाई उन्होंने नीचे समझ ले 2 फुट उन्होंने गैप रखा, ना लगाई जाली वहां पे। ये भी एक प्रॉब्लम थी वहां पे, इशू था कि क्यों नहीं पूरी जाली नीचे तक लगाई, ठीक है ना। अब वो उससे क्रॉल करके अंदर चला गया नीचे वाले एरिया से। The entire machine is running at this point as the setter is testing it। अब उस वक्त जो सेटर है उसको टेस्ट कर रहा था, उस पे काम कर रहा था। द वर्कर रेजेस देयर हेड टू गेट ए बेटर लुक एट द सरफेस ऑफ द मेटल प्लेट। उसने अपना सर थोड़ा सा ऊपर उठाया कि मैं इसका जरा जायजा लूं सही तरीके से, मेटल प्लेट कैसे काम कर रही है। जस्ट एज दे डू सो, द मेटल प्लेट रिटर्न्स फ्रॉम इट्स साइकिल। मेटल प्लेट ऊपर से आई,
एंड स्ट्राइक्स देम फोर्सफुली ऑन द साइड ऑफ द हेड, उसके सर पे टकराई यार। क्योंकि एक तो अनऑथराइज वो अंदर एंटर हो गया, दूसरा ये है कि मतलब है कि उसको पता नहीं था कि यार दूसरी तरफ जो है वो जो सेटर है, जो मतलब टेक्निकल बंदा है, वो उसको टेस्ट कर रहा है चला चला के, ठीक है ना। वो उसकी टेस्टिंग कर रहा था ना। तो उसी दौरान में वो मतलब उसने सर थोड़ा सा ऊपर उठाया, ऊपर से वो मेटल प्लेट आई जब अपना साइकिल पूरा करने के लिए, जाहिर है वो चलती थी, मशीन थी। तो जब उसने अपना साइकिल ऊपर नीचे होती थी, साइकिल करने पूरा करने के लिए वो मेटल प्लेट थोड़ा सा नीचे आई, उसके सर पे टकराई। द वर्कर इज नॉक्ड अनकॉन्शियस एंड फॉल्स टू द फ्लोर। अब वो बेहोश हो गया और जमीन पे गिर गया, फर्श पे, ठीक है ना। द ऑपरेटर सीज दिस हैपन एंड रीचेस फॉर द इमरजेंसी स्टॉप बटन ऑन द साइड ऑफ द केज। अब और फलियां पै गया उन ऑपरेटर ਨੂੰ, ठीक है ना। हाँ वो बड़ा एक्साइटेड। अब वो जो है ना वो जल्दी में जो ढूंढ रहा है कि किधर है यार इमरजेंसी बटन, मैं इस मशीन को बंद करूं, ठीक है ना। साइड पे गया, द स्टॉप बटन however इज नॉट कनेक्टेड बिकॉज द मशीन आर इन टेस्ट मोड। अब ये अगेन यहाँ पे प्रॉब्लम कि मतलब वो टेस्ट बटन अभी लगा ही नहीं था क्योंकि ये टेस्टिंग मोड में थी। द ऑपरेटर शाउट्स टू द सेटर बट ड्यू टू ऑल ऑफ द बैकग्राउंड नॉइस इन द फैक्ट्री द सेटर डज नॉट हियर देम। अब सेटर जो है वो जो टेक्निकल बंदा था वो अपना काम कर रहा था, वो चला रहा था उसको, उसने मोल्डिंग मशीन भी चलानी थी, उसने वो मेटल प्लेट भी चलानी थी, उसने कन्वेयर भी चलानी थी। तो उसको जो शोर हो रहा था वहां पे, उसकी वजह से उस जो ऑपरेटर था उसकी आवाज ही नहीं जा रही थी कि भाई बंदा यहाँ पे जख्मी पड़ा हुआ है नीचे, बेहोश पड़ा हुआ है और तुम चलाई जा रहे हो उसको, उसको स्टॉप करो। पहले तो खुद उसने बटन ढूंढना चाहा, उसको नहीं मिला तो उसने शाउट करना चाहा कि भाई मैं उसको आवाज दूं ऑपरेटर को, भाई रुक जाओ। द ऑपरेटर देन रशेस अराउंड द मोल्डिंग मशीन टू टेल द सेटर व्हाट हैज हैपेंड। अब वो जब उसको आवाज नहीं गई शोर की वजह से, तो उसने फौरन दौड़ा उसकी तरफ। दिस सेटर presses the main power isolation switch and both workers retrieve the unconscious worker from inside the cage। अब सेटर को जाहिर है पता लग गया, मतलब जब वो उसके पास आया तो उसने फौरन जो है ना वो स्विच ऑफ कर दिया मशीन को, और फिर दोनों ने मिलके उस जो बेहोश हुआ हुआ वर्कर था उसको वहां से खींच दिया बाहर, वो जो नीचे गैप था, ठीक है ना। एंड दे ले इंजर्ड, और जख्मी था। ऑल द ऑपरेटर कैन से टू द सेटर इज आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। ठीक, ऑपरेटर मतलब है कि जिसने सारा ये गंद डाला वहां पे, उसको बुलाया और उसको एंटर करवाया और उसको कहता है वहां भाई आगे देखो जरा ऊपर क्या हो रहा है, तमाशा जरा देखो। तो वो अब कहता मुझे तो पता ही नहीं हुआ कि ऑल द ऑपरेटर कैन से टू दी सेटर, मतलब वो जो टेक्निकल बंदा था जो मशीन चला रहा उसने पूछा होगा ना कि यार ये बंदा कैसे आ गया यहाँ पे, कहता मुझे नहीं पता कैसे आ गया, ठीक है ना। मुकर गया वो। द इंजर्ड वर्कर इज टेकन टू हॉस्पिटल बाय एम्बुलेंस एंड चेक्ड फॉर कनेक्शंस, ठीक है ना। मतलब वो कोई उसको रगड़े शगड़े तो नहीं आई, या उसका जो होश है वो वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब वो हॉस्पिटल में चेक किया गया। दे आर अलाउड टू लीव द हॉस्पिटल द सेम डे एंड सेंट होम टू रेस्ट। मतलब उसकी वो उन्होंने ट्रीटमेंट की, छोटी मोटी जो भी रिक्वायर थी, होश में आ गया, वो सही हो गया, बेहतर हो गया, तो उसको उन्होंने घर भेज दिया, रिलीज कर दिया हॉस्पिटल से। द डॉक्टर एडवाइज देम टू टेक 5 days ऑफ वर्क टू रिकवर। मतलब 5 दिन का उसने बेड रेस्ट दे दिया उसको। द ओनली फिजिकल एविडेंस ऑफ द इम्पैक्ट इज ए विजिबल ब्रूस टू द साइड ऑफ ए वर्कर्स हेड। मतलब और तो उसको कोई विजिबल इंजरी नजर नहीं आ रही थी, मतलब मशीन तो टकराई उसके सर पे, लेकिन हल्का सा एक रगड़ सी आई उसके सर के ऊपर, हाँ, जो नजर आ रही थी। बाकी नजर नहीं आ रही थी। इम्पैक्ट तो था उसका, वो जो सर पे लगा, इसलिए वो बेहोश भी हुआ कुछ देर के लिए, लेकिन बाद में होश में आ गया जब हॉस्पिटल गया। The MD was absent when the accident happened। ये अगेन प्रॉब्लम थी कि उस वक्त उस वक्त वहां पे एमडी नहीं था। दे अराइव एट पीपीएल 3 hours लेटर एंड आर इन्फॉर्म्ड ऑफ द एक्सीडेंट ड्यूरिंग ए कन्वर्सेशन विद द सीनियर मैनेजर। जब वो आपने 3 घंटे के बाद वहां पे आया, क्या जाहिर है वो बेचारा किसी अपने टास्क पे होगा, किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग में होगा, जब वापस आया तो जब वो अपने सीनियर मैनेजर के साथ गपशप कर रहा था, तो उस दौरान में उसको बताया गया कि ये हादसा हुआ है। द एमडी आस्क्ड द एचएसओ टू कंडक्ट ए थॉरो इन्वेस्टिगेशन इनटू द एक्सीडेंट इमीडिएटली। अब देखिए वहां पे जो मैनेजर लगड़ पड़े थे सारे, मतलब वो बिल्कुल उनको होश नहीं थी कि यार फाइनेंस डायरेक्टर उसका मतलब है कि बैकअप था, लेकिन उसने कोई मतलब सीरियस लिया ही नहीं इस चीज को कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, पता करें ये एक्सीडेंट कैसे हुआ है। लेकिन ज़ाहिर है एमडी ने कोर्स लिया हुआ था, उसको अहमियत का एहसास भी था, तो उसने उसको फौरन हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर को बुलाया, उसने कहा यार इसको जरा इन्वेस्टिगेट करो, ये क्या है, कैसे हुआ ये एक्सीडेंट। द एचएसओ ट्राइज टू फाइंड द प्रोजेक्ट रिस्क असेसमेंट इन द रिस्क असेसमेंट फोल्डर।
अब सबसे पहला काम उसने किया इन्वेस्टिगेशन में, सबसे पहले तो उसने रिस्क असेसमेंट मंगवाई। उसने देखना चाहा कि क्या यहाँ पे रिस्क को असेस किया गया था, जो यहाँ पे रिस्क मौजूद थे। रिस्क असेसमेंट का यही फायदा होता है ना, कि बेसिकली वहाँ पे जितने रिस्क होते हैं वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं, ठीक है ना। तो उनके मुताबिक कोई कंट्रोल मेजर्स थे। आफ्टर सर्चिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक एंड मैनुअल फोल्डर्स, दे आस्क्ड द प्रोडक्शन मैनेजर वेयर इट कैन बी फाउंड। मतलब पहले तो उसने वो रिस्क असेसमेंट सर्च की अपनी, वो जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड था उसके अंदर, उस पर नहीं मिली। फिर उसने प्रोडक्शन मैनेजर से पूछा, यार मुझे बताओ किधर है ये रिस्क असेसमेंट, मैं जरा, मुझे एमडी ने टास्क दिया है, मैंने इन्वेस्टिगेशन करनी है, मुझे वो रिस्क असेसमेंट तो दो। द प्रोडक्शन मैनेजर रिस्पॉन्ड बाय सेइंग इट इज इन माय ऑफिस वेयर इट शुड बी। तो वो ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਈ ਹੋਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਈ ਹੈ, ठीक है ना। The health and safety officer follows the production manager to their office to look for this risk assessment, उसके पीछे चला गया। आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ सर्चिंग उधर पीछे आके जो है ना, प्रोडक्शन मैनेजर को पता नहीं है कि किधर रख दी है, वो है कि पकौड़े बेचने वाली जगह पे साइड पे कहीं रख दी होगी। आफ्टर 30 मिनट ढूंढते रहे वो वहां पे, वो मतलब है कि पूरा पलंदा पड़ा हुआ था वहां पे, कोई फाइलों का, पेपर वर्क का, उसके नीचे कहीं पड़ी हुई। द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर नोट्स दैट सम sections have not been filled in correctly and date and signature are missing। अब जैसे हमने शुरू में बताया था कि हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ रिस्क असेसमेंट जो है वो तो खुद ही मैनेजर ने जो है ना वो अपने दफ्तर में बैठ के फिल कर ली, तो वो फिल भी मुकम्मल नहीं की, कुछ छोड़ दिया, कुछ कर दिया, तो वो एक उसने खाना पूरी कर दी, लेकिन जाहिर है उसका फिर इम्पैक्ट हुआ, एक्सीडेंट हो गया। तो उसने फिर जब उसको देखा तो ये उसमें मसाइल थे कि ना तो उसमें कोई रिव्यू डेट थी, ना उसमें कोई साइन थे, ना उसमें कोई, बहुत सारे सेक्शन भी फुल नहीं किए हुए थे, प्रॉपर फिल नहीं किए थे, प्रॉपर इसका मतलब है रिस्क असेसमेंट हुई ही नहीं थी। The eventual report of the investigation concludes that management factors at PPL were the root cause of the accident। अब उसने जब मतलब है कि पूरी इन्वेस्टिगेशन की, हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर, उसने कहा कि ये जो मैनेजमेंट फैक्टर्स हैं, और ऑब्वियसली ये तो नजर आ रहा है, असल में तो जो उनके जो सीनियर मैनेजमेंट की टीम थी, जिसमें प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस डायरेक्टर और बाकी जो मैनेजर्स थे जिनका यहाँ पे जिक्र नहीं है, मतलब अपने अपने डिपार्टमेंट के मैनेजर होंगे, असल में ये लोग जिम्मेदार थे इस एक्सीडेंट, ठीक है ना। मैनेजमेंट के एरिया के अंदर मतलब प्रॉब्लम्स थी, मैनेजमेंट फैक्टर्स थे जिनकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ, ठीक है ना। दी हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर मेक्स रीजनेबल रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन दी फाइंडिंग। उसने रिपोर्ट बनाई, उसके ऊपर रिकमेंडेशंस भी अपनी दी, ठीक है ना, कि जी आइंदा के लिए इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता। अब एक और मसला उनके सामने आके खड़ा हो गया, एक तो ये एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद दूसरा मसला उस कंपनी के सामने क्या आ गया जी, लीगल क्लेम। 2.5 years लेटर, यानी 2.5 साल के बाद, ठीक है, द एमडी रिसीव्स ए टेलीफोन कॉल फ्रॉम ए लीगल ऑर्गेनाइजेशन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द इंजर्ड वर्कर। मतलब वो जो वर्कर इंजर हुआ था, 2.5 साल के बाद उसने किसी लीगल फर्म से रब्ता किया, उनको कहा जी कि मैं इस तरह वहां पे जख्मी हो गया था और मुझे इन्होंने कोई कॉम्पनसेशन नहीं दी, मुझे सिर्फ ट्रीटमेंट करवा के फारिग करवा दिया हॉस्पिटल से। तो वो लीगल जो ऑर्गेनाइजेशन थी, आपको पता है जिन ममालिक के अंदर लॉज होते हैं, वहाँ पे तो कंपनसेशन का क्लेम करने का पूरा मैकेनिज्म मौजूद है ना, आप किसी भी वकील को हायर करके सू कर सकते हैं उस कंपनी को जहाँ पे आपको इंजरी हुई है। तो उसने जो है ना वो वहाँ पे किसी लीगल फर्म से रब्ता कर लिया, उन्होंने मतलब है कि वहाँ पे कॉल कर दी उस कंपनी में। दे आस्क इफ देयर वाज एन इन्वेस्टिगेशन ऑनटू द एक्सीडेंट, द एमडी कंफर्म्स दैट देयर वाज एन इन्वेस्टिगेशन। तो उस लीगल फर्म ने जब कॉल की एमडी को, उनसे पूछा कि भाई आपके यहाँ ये 2.5 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है आपके पास? कहा हाँ जी बिल्कुल है। बिलीविंग इट इन पीपीएल्स बेस्ट इंटरेस्ट, दे सेंड एन अन इनकरिप्टेड कॉपी ऑफ द रिपोर्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। उसने कहा यार ये कोई मतलब कानूनी मतलब कंपनी है, तो जाहिर है ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट किसी वजह से मांग रहे होंगे। तो वो मैनेजर जो एमडी था उसने वो रिपोर्ट उनको भेज दी, जिसके अंदर जो सारी फाइंडिंग्स वगैरह लिखी हुई थी उस हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर, उससे उनको पता लग गया कि असल कहानी क्या हुई थी। सून आफ्टर दिस पीपीएल रिसीव द नोटिस दैट ए लीगल क्लेम फॉर कंपनसेशन इज बीइंग ब्रॉट अगेंस्ट दैम बाय। जल्दी उनको नोटिस आ गया जी कि भाई आ जाओ, अदालत के अंदर आपको बुलाया जा रहा है, क्योंकि आप ही की रिपोर्ट में लिखा है कि आपकी मैनेजमेंट टीम जो है वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। The MD suggests to the board that a sum of money should be set aside to pay the worker। मतलब अब एमडी ने कहा कि यार अब चूंकि हमें ये अदालत में जाना पड़ रहा है,
तो अब हमें कुछ उसके लिए पैसे जो है वो रखने चाहिए उसको कंपनसेट करने के लिए। एंड द एमडी सीक्स द एडवाइस ऑफ द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर। उसने उसकी भी मतलब है कि पूछी, मतलब ओपिनियन हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर की। The HSO immediately says that the report should not have been sent and not to settle out of the court. उसने उसने कहा, एमडी साहब आपको इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी, आपने रिपोर्ट फौरन भेज दी उठा के उस लीगल फर्म को, तो कम से कम कोई मशवरा ही कर लेते किसी से किसी और से, ठीक है ना। उसने उसको कहा कि ये ना तो ये आउट ऑफ द कोर्ट सेटल होना चाहिए था मामला, जो कि अब आप करने की कोशिश कर रहे हैं, और ना ही ये रिपोर्ट सेंड करनी चाहिए थी आपको। उसकी ओपिनियन ये थी हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर की। They also recommended that PPL's insurance organization is informed straight away and that all of the paperwork relating to the accident is retrieved. उसने उसी उसने ये भी उसको रिकमेंड किया कि भाई आप इंश्योरेंस कंपनी जो है उनसे रब्ता करें फौरी, ताकि मतलब है कि आपको ये जो उसके रिलेटेड पेपर वर्क है, इन्वेस्टिगेशन, आपको पता है इंश्योरेंस वाले जो है वो सारी इन्वेस्टिगेशन करते हैं पहले, उस इन्वेस्टिगेशन जो आपका एक्सीडेंट हुआ होता है उसको चेक करते हैं, फिर वो इंश्योरेंस आपको देते हैं ना, ऐसे तो नहीं देते। However, the sum of the paperwork has been misplaced and poorly filed. अब यहाँ पे उनको अगेंस्ट इंश्योरेंस का ये मसला आ गया कि उन्होंने पेपर वर्क ही प्रॉपर नहीं किया था, ना इंश्योरेंस कंपनी को टाइमली इन्फॉर्म किया था, तो वहाँ पे रिकॉर्ड ही मिसिंग। DHSO discovers that some important documents from 2 years ago are difficult to read or missing completely. अब जब वो 2 साल के बाद उसने मतलब देखा कि यार ये जो डॉक्यूमेंट्स हमने इंश्योरेंस कंपनी को देने थे ताकि हम इनसे कोई इंश्योरेंस ले सकें कॉम्पनसेशन की, जो कि अदालत हमारे सर पे खड़ी है, और वहाँ में जाहिर है उनको पता होगा ना कि ये इस क्लेम का इतना, जब क्लेम किया जाता है नोटिस दिया जाता है तो उसमें वो सू करते हैं ना कि इतनी कंपनसेशन हम क्लेम कर रहे हैं अदालत के थ्रू आपके ऊपर। ठीक है, पहला तो ऑप्शन ये होता है कि आउट ऑफ द कोर्ट आप सेटलमेंट कर लें। अगर आउट ऑफ द कोर्ट आप सेटलमेंट नहीं करते तो फिर ऑब्वियसली कोर्ट में जाना पड़ता है, और कोर्ट फिर जब डिसाइड करती है तो फिर आपको लाजमी करना पड़ता है। अगर आप नहीं करते तो फिर आपके ऊपर लीगल इम्प्लीकेशन आती है, मतलब आपके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लग जाते हैं, आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है अदालत की तरफ से, ठीक है ना। तो अब हुआ ये कि देयर इज नो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऑफ देम आइदर, आल्सो फील्ड रिस्क असेसमेंट्स आर इनकम्प्लीट। अब बेचारे हेल्थ एंड सेफ्टी ने सर पकड़ना था ना कि यार ये क्या चूचू का मरब्बा है यहाँ पे, मतलब है ना तो इन्होंने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की, ठीक है ना, वो भी मैंने आगे की, ठीक है ना, इन्होंने इंश्योरेंस कंपनी को कोई प्रॉपर रिकॉर्ड दिया, जो है वो भी मिसिंग है, पढ़ने के काबिल नहीं है, ना कोई रिस्क असेसमेंट प्रॉपर है यहाँ पे। तो ये उसके लिए मसाइल जो है ना खड़े हो गए, ठीक है ना। अब ये एक मसला था। तो अब एमडी जो है, एमडी चूंकि थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडेड था, और उसकी लीडरशिप शो भी हो रही थी, उसने कोर्स भी लिया, उसने इन्वेस्टिगेशन भी कराई, उसने बाकी जो मैनेजर्स हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए भी मतलब कोशिश की, मतलब उसके वो अपने तरफ से बेहतरी की कोशिश कर रहा था। उसने इसी एचएसओ को हायर भी एमडी ने अपने उसके ऊपर किया कि यार हमें हेल्थ एंड सेफ्टी को तो जो देनी चाहिए। तो उसने ये और अच्छा ही काम किया, उसने कहा हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर को यार इसका पूरा ऑडिट करो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मुकम्मल। After dealing with the claim, the MD asked the HSO to conduct a full health and safety audit of the organization. Due to the continuing high demands in production, the HSO has difficulty scheduling in time to conduct the audit interviews with the। अब यहाँ पे अगेन उसको ये मसला पेश आ गया कि वो जो जायरा बैल की कंपनी के साथ वो बिजनेस करने की कोशिश कर रहे थे, नया प्रोजेक्ट भी उन्होंने लगा दिया, 4 मशीनों को भी जोड़ दिया, हाई डिमांड आ गई, ज्यादा काम बढ़ गया, ठीक है ना। तो उनका स्केड्यूल इतना टाइट हो गया कि सीनियर मैनेजर तो पहले ही जान छुड़ा रहे थे, अब तो उनके पास बहाना आ गया। वो उनको मतलब एक जाहिर है जब आप ऑडिट करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट रिव्यू करना पड़ता है, आपको इंटरव्यू करने पड़ते हैं, ऑब्जर्वेशन करनी पड़ती है, काफी काम करना पड़ता है। तो उसमें वो इंटरव्यूज के लिए अवेलेबल ही नहीं हो रहे थे वो जो सीनियर मैनेजर थे। DHSO has conducted audits in previous workplaces but not on this scale। अब हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर का भी यहाँ पे थोड़ी लिमिटेशंस थी कि उसने कुछ सिंपल ऑडिट तो किए थे अपनी पिछली ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब वो भी नया था बेचारा, लेकिन इस बड़े लेवल पे उसने नहीं किया था, यानी उसके पास इस बड़े लेवल का ऑडिट का एक्सपीरियंस नहीं। ये अगेन एक नेगेटिव पॉइंट था। The health and safety officer's concerns combined with PPL's production demands mean that many of the senior managers feel that they will be unable to provide a great deal of time for the audit, ठीक है ना। अब उसका यही कंसर्न था
कि जी प्रोडक्शन डिमांड भी चल रही है, अब हम ऑडिट भी शुरू कर रहे हैं, तो ये हम मुझे मेरे साथ ताउन ही नहीं कर रहे। सम सीनियर मैनेजर्स सजेस्ट दैट परहैप्स देयर सुपरवाइजर्स कैन आंसर द एचएसओ क्वेश्चंस। अब उन्होंने कहा यार, जो सीनियर मैनेजर थे उन्होंने कहा यार छोड़ो, हम तो अपने काम में बिजी हैं, हम अपने सुपरवाइजर पेश कर देते हैं आपके सामने, उनसे पूछ लो, जो पूछना है वो आपको आंसर करेंगे, जो भी आप उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है ना। तो एज दे आर रिलेक्टेंट टू अपसेट एनी सीनियर मैनेजर, द एचएसओ एग्रीज टू दिस सजेशन। एचएसओ को भी पता था कि यार बिजनेस की अभी इस वक्त नीड है कि ये मैनेजर जो है ये अपने अपने टास्क पे लगे रहें। तो उसने कहा ठीक है, चले सुपरवाइजरों से पूछ लेते हैं। वो एग्री कर गया उनकी इस बात से। अनफॉर्चुनेटली दिस इंफॉर्मेशन डज नॉट रीच दी सुपरवाइजर्स। अब मतलब है कि मैनेजर्स की अगेन यहाँ पे नेग्लिजेंस देखें कि वो मतलब उन्होंने पेश भी कर दिया अपने सुपरवाइजर्स ऑडिट के लिए उसके सामने, एचएसओ के सामने। एचएसओ उनको मान भी किया कि चलो ठीक है यार, आपका स्केड्यूल टाइट है, तो मैं आपके सुपरवाइजर से बात कर लेता हूँ। लेकिन उन्होंने मैनेजर्स ने अपने सुपरवाइजर्स को बताया ही नहीं कि भाई आपको ऑडिट के लिए मैं पेश कर चुका हूँ, हम लोग पेश कर चुके हैं, आप उसको उसको जवाब दे होंगे एचएसओ को। Although hesitant to approach them, the HSO is left to explain to each supervisor at length what the purpose of the audit is and its। अब हुआ क्या कि मतलब बजाय इसके कि वो मैनेजर्स अपने सुपरवाइजर्स को ब्रीफ करते कि ये जी ऑडिट हो रहा है, तो इसके बारे में आपको जो है वो कुछ क्वेश्चंस करेगा एचएसओ, आपने उनके साथ रिस्पॉन्स करना है। तो अब चूंकि उनको बताया ही नहीं मैनेजर्स ने, अब ये जिम्मेदारी भी एचएसओ के सर पे आ गई। अब उसने सबसे पहले तो उसको सारा बयान करना पड़ा एक सुपरवाइजर को, ये वाकया हुआ, ऐसे हुआ है, उसके ऊपर काफी लंबी चौड़ी मतलब बहस करने के बाद फिर जब उनको समझ आई तो फिर उन्होंने ताउन करना शुरू किया। The supervisors began to get suspicious that this is a plan to reduce their roles and responsibilities even further। ठीक है। अब वो क्यूरियस हो गए सुपरवाइजर की, यार इतनी लंबी हमारे से पूछताछ हो रही है, ये कहीं हमें तो नहीं फड़काने लगे, मतलब हमारा रोल ही तो नहीं कहीं काम करने लगे। प्रीवियसली द एमडी हैड इंस्ट्रक्टेड द एचएसओ टू टेक ऑन द रोल ऑफ द कंडक्टिंग द फैक्ट्री इंस्पेक्शंस व्हिच वाज फॉर्मली द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द सुपरवाइजर्स। उससे पहले ये कार्रवाई हुई थी वहां पे कि मतलब एमडी ने मतलब एचएसओ को किसी रोल में एक दे दिया, इंस्पेक्शन कर लो यार, कि जो बेसिकली वहाँ का वो एक डेडिकेटेड सुपरवाइजर की जिम्मेदारी थी। तो उसकी वजह से वो सुपरवाइजर डर गए कि यार ये जो हमें क्वेश्चन वगैरह किए जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारा जो है ना वो हमें हमारा पता गोल करने की कोशिश की जा रही है, मतलब हमारा रोल रिड्यूस करने की कोशिश की जा रही है। Since then, the supervisors have declined to be involved in any health and safety inspections and their results। ठीक है ना? वो डर गए, वो कहा यार ऐसी की तैसी हमें नहीं पता, हमें ये क्या ऑडिट होता है, हमें हमने ना कुछ देखा ना कुछ करना। मतलब उनको डर लग गया कि यार ये ना हो गया, हम अगर यहाँ पे लंबे चौड़े जवाब दे दें, कोई गलत हो जाए तो हमें ही जो है ना वो वहां से निकाल दिया जाए या हमारा रोल रिड्यूस कर दिया जाए। एचएसओ बिगिंस टू वरी दैट दे माइट नॉट बी एबल टू कंडक्ट द ऑडिट सक्सेसफुल। अब यहाँ पे आके वो सोचा कि यार जब मुझे लोग ताउन ही नहीं करेंगे जिनसे मैंने क्वेश्चनिंग करनी है, तो मैं कैसे कामयाब हो सकता हूँ ऑडिट। आफ्टर स्पीकिंग टू द एमडी अबाउट द चैलेंजेस, द एमडी डिसाइड्स टू ब्रिंग एन एक्सटर्नल ऑडिटर टू कंडक्ट द ऑडिट। अब यहाँ पे इसने और समझदारी का काम किया मैनेजर ने, एमडी ने। उसने जब सारी सूरत हाल देखी, उसने कहा यार मेरा जो एचएस हो ये तो मजबूर हो गया बेचारा, ये तो इसने कोशिश तो की अपनी तरफ से, लेकिन वहां पे सूरत हाल ही ऐसी हो गई है कि मैनेजर जो है वो रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अपने जो है बंदूक अपने सुपरवाइजर के कंधे पे रख दिए। सुपरवाइजर जो है वो डरे हुए हैं कि यार ये जो सवाल जवाब हो रहे हैं कि हमें तो नहीं, मतलब टारगेट करने का प्रोग्राम बना लिया इन्होंने। उन्होंने भी उनसे तावन करने से इनकार कर दिया, ठीक है ना। अब वो मतलब है कि जाहिर है उसके कोई लिमिटेशंस भी थी एचएसओ की, वो ऑलरेडी मतलब उसने इतने बड़े लेवल का ऑडिट पहले किया भी नहीं था, फिर उसको तावन भी नहीं मिला। तो सीधा वो चला गया एमडी के पास कि भाई ये मेरे बस का रोग नहीं है, मतलब मुझसे लोग तावन नहीं कर रहे आपके कहने के बावजूद, तो इसको किसी स्पेशलिस्ट को टास्क को दे। फिर उसने सोचा, उसने कहा अच्छा यार इसने रिकमेंडेशन तो कम से कम सही दे दी है कि हमें कोई एक्सटर्नल ऑडिटर जो बिल्कुल अनबाइस्ड हो, बिल्कुल प्रोफेशनल हो, उसको बुलाना चाहिए और ऑडिट कराना चाहिए अपने। तो यहाँ पे जो कहानी है जो है वो हमारी मुकम्मल हो जाती है, ठीक है ना। ये हमारी एक फिल्म है, ये एक हमारा एक ड्रामा है जिसकी सिचुएशन को हमने अंडरस्टैंड किया। अब आप देखें कि इसमें कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं।
इनको आपने अंडरस्टैंड करना है। अब मेरा ख्याल है कि इस ब्रीफिंग के बाद ये आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा इसको अंडरस्टैंड करना, और आपके जहन में ये एक नक्शा ऑलरेडी बन जाएगा। ठीक है जी एजाज एंड जी तारिक सर, भाई। बिल्कुल। ठीक है। अब यस ये सर। जो सिचुएशन है ना, आपको बिल्कुल मतलब है कि वेल कनेक्टेड तरीके से आपके माइंड में इंशाल्लाह हो जाएगी। एग्जैक्टली सर। एक मतलब है कि एक वो ब्रीफिंग से ये होता है कि फिर वो बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं होती, एक दो दफा ही आप पढ़ते हैं तो सारी सिचुएशन आपके सामने ऐसे क्लियर ही हो। है। ठीक है ना। तो अब हम आते हैं कि ये सिचुएशन हमें उन्होंने दे दी है, अब हमें उनसे जो हमने आंसर करने हैं, जो क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं, जो टास्क हमें असाइन किए गए हैं, वो क्या है। जो पहला टास्क है बेसिकली असेसिंग हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर के बारे में। कल्चर क्या होता है जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर बेसिकली उस फैक्ट्री की जो अच्छी वैल्यूज होती हैं रिगार्डिंग हेल्थ सेफ्टी, उसको हम हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर कहते हैं। लोगों का रवैया, लोगों की एटीट्यूड, लोगों का बिहेवियर रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। हमने देखा कि जब हम डिस्कस कर रहे थे सिनेरियो, तो उसमें कुछ चीजें हमें पॉजिटिव भी नजर आई, कुछ नेगेटिव भी नजर आई। तो पहला उसमें क्वेश्चन है, व्हाट आर द नेगेटिव इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर एट पीपीएल। ठीक है ना। कि हमने इस सारी सिचुएशन के अंदर से नेगेटिव जो इंडिकेटर्स हैं वो हमने फाइंड आउट करने हैं। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने आपको साथ साथ भी मिसालें दी कि नेगेटिव उसमें ये थे कि वो जो मैनेजर्स थे सारे, उनका फोकस बिजनेस की तरफ था, ना कि हेल्थ एंड सेफ्टी। ठीक है ना। मिसाल के तौर पे वहाँ पे जो मतलब ट्रेनिंग थी उस ऑपरेटर को प्रॉपर नहीं प्रोवाइड। ठीक है ना। इस तरह और काफी सारे यहाँ पे नेगेटिव कल्चर थे। जिस तरह मतलब ये जो अपना ट्रेनिंग लेने के लिए जो है ना वो तैयार नहीं थे आपके सीनियर मैनेजर्स। रिस्क असेसमेंट वहाँ पे प्रॉपर नहीं। ठीक है, जेनेरिक रिस्क असेसमेंट। इस तरह के और पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे जी हमने सर, पुअर पुअर डॉक्यूमेंट कंट्रोल था सर, वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के लिए कोई सिस्टम नहीं था। हाँ, यस यस यस, यू आर राइट। तो इस बिल्कुल तरह सर। के और पॉइंट्स भी जो है ना, ये हमने ढूंढने हैं। हमने कम से कम 22 पॉइंट जो है ना उनको यहाँ पे निकाल के लाना है, और इसके नीचे हमने लिखने हैं। ठीक है ना। उसके बाद फिर हाउ कुड दी हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर एट पीबीए इम्प्रूव। ठीक है ना। अब फिर आ जाती है रिकमेंडेशंस की कि हम इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। नेगेटिव पॉइंट्स तो हमने डाल दिए, अब हमने इम्प्रूवमेंट कैसे करनी है उसके लिए फिर हमने आंसर करना है उसका। ठीक है ना। तो इस तरह अगर दूसरे टास्क की हम बात कर लें तो वो है कमेंटिंग ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ पीपीएल्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्शंस रिक्वायर्ड एट द लेवल ऑफ अंडरटेकिंग एंड फील्ड वर्कर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये है रिकॉर्डिंग जो आपका आईएलओ के जो लॉज हैं, मैंने आपको बताया था रिकमेंडेशन 1981 नंबर 155 और रिकमेंडेशन कन्वेंशन और रिकमेंडेशन। उसमें जो है ना वो कुछ वर्कर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन की हुई उस डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है ना। अब वो कहते हैं जी कि उसको आप रीड करें उस कन्वेंशन को। उसका ये जो पार्ट है जिसमें खासकर वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन किया गया आर्टिकल 16 में। ठीक है ना। मतलब है कि ये जो उसका एसोसिएटेड रिकमेंडेशन आर एल बीपीएल, ये आर्टिकल जो 16 है उसका पार्ट ए ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, उसको आप रीड करें और फिर हमें बताएं कि यहाँ पे वर्कर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो किस तरह कॉम्प्रोमाइज हुई। ठीक है ना। अब वर्कर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए थी, अब वो आपने देखा जो वर्कर है जो अपना वो ऑपरेटर था जो बड़ा इंथुसियास्टिक था, उसने किस किस्म की गलतियां की। वो जो नया वर्कर वहां पे अंदर एंटर हुआ, मशीन के पार्ट्स तक आया और उसने वहां पे झांकने की कोशिश की, उसने वहां पे कौन सी वायलेशंस की, एक्चुअल उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज पर दिस कन्वेंशन रिकमेंडेशन, और इन्होंने कौन सी गलतियां की। इस बारे में ये फिर हमें सवाल जवाब करने पड़ेंगे। कमेंट ऑन हाउ इफेक्टिव वीपीएल इज एज द एम्प्लॉयर इन इम्प्लीमेंटिंग दीज एक्शंस। ठीक है ना। मतलब है कि एम्प्लॉयर जो थे, मतलब वहाँ का जो एमडी था या वहाँ की जो मैनेजमेंट टीम थी, वो कितना इफेक्टिवली जो वर्कर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वहाँ पे उनके बारे में सीरियस थे, कितना उन्होंने इसके ऊपर काम किया, वर्कर्स को कितना अवेयर किया, कितनी ट्रेनिंग दी, या कितना उनको मतलब है कि एज पर दीज रिकमेंडेशंस जो है वो उनको मतलब वहाँ पे ट्रेन किया या जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए इनको कायल किया। ठीक है ना। वर्कर्स हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज अंडर रिकमेंडेशन पार्ट ऑफ इंटरनेशनल लेबर
हाउ हैव द वर्कर्स फेल टू मीट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब ये दूसरा क्वेश्चन ये है कि कैसे वो फेल हुए। पहला ये है कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं मैनेजमेंट की इन दिस सिनेरियो, इस हिसाब इन सिनेरियो के हिसाब से, और कहाँ पे वो फेल हुए। तो इसमें भी हमने फिर इसको थोड़ा सा रिकमेंडेशंस वाला पार्ट भी पढ़ना है। तो इस सिनेरियो को भी अंडरस्टैंड करना है, फिर हमने वो पॉइंट्स निकालने हैं कि जहाँ जहाँ पे ये फेल हुए। ठीक है जी। तो अगला सवाल है फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन। अगेन हम यहाँ पे देखते हैं कि जो आपका फाइनेंस डायरेक्टर है वो मतलब है उसका सारा दिमाग जो है ना वो बिजनेस की तरफ लगा हुआ, वो पैसे बचाने के चक्कर में है। वो कहता है जी हेल्थ एंड सेफ्टी जो है एमडी ने जो स्टार्ट कराई है ये भी एक्स्ट्रा खर्चा है, ये नहीं होना चाहिए था। वो मतलब कुछ तावन करने के लिए भी तैयार नहीं है। उसका सारा फोकस इस चीज के ऊपर है कि यार हमें नया बिजनेस मिले, हमारा बिजनेस बढ़े, हमारा प्रॉफिट बढ़े, ये वो उसके ऊपर तो उसका ध्यान है, होना चाहिए, ठीक है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। बट यहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज करके उसका ध्यान उसके ऊपर है, जबकि जो बिजनेस एथिक्स हैं, ये हेल्थ एंड सेफ्टी की जो ट्रेनिंग है वो ये हमें कहती है कि हम हेल्थ एंड सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज करके अपना बिजनेस ऑब्जेक्टिव सेट नहीं कर सकते, क्योंकि इनका डायरेक्ट रिलेशन है आपस में। जब अगर हेल्थ एंड सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज होगी तो आपका बिजनेस ऑब्जेक्टिव भी कॉम्प्रोमाइज होगा, आपकी प्रोडक्शन भी नहीं होगी सही, आपके ऑर्डर भी सही नहीं होंगे, आपका प्रॉफिट भी ठीक नहीं होगा। तो यहाँ पे वो हमसे पूछते हैं जी कि आप एक एडवोकेट हैं, आप एक वकील हैं, आप एक केस तैयार करें, आउटलाइन फाइनेंशियल आर्ग्यूमेंट्स व्हिच यू कुड यूज टू कन्विंस द फाइनेंस डायरेक्टर टू स्पेंड मनी ऑन हेल्थ सेफ्टी। अब वो आपसे कहते हैं कि भाई आप केस तैयार करें अपना, कि आपका जो फाइनेंस डायरेक्टर है वो इस चीज पे मजबूर हो जाए, वो आपसे कन्विंस हो जाए कि यार हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर पैसे खर्च करने चाहिए। ये केस बिल्ड करना है हमने यहाँ पे। इस जहाँ पे जो मतलब है कि इंफॉर्मेशन इस सिनेरियो के अंदर दी गई है, या जो हमारे पास अवेलेबल मटेरियल है बुक का, या मतलब और इंटरनेट पे जो भी अवेलेबल मटेरियल है उसकी हेल्प लेके अपने ये केस तैयार करना है कि कैसे हम उस फाइनेंस डायरेक्टर को जो है कन्विंस कर सकते हैं। ठीक है जी। अगला चौथा टास्क है द इंटरनल इन्फ्लुएंस ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी। Internal influences can affect health and safety within an organization. How are senior managers adversely affecting health and safety at PPL? अब देखिए इंटरनल इन्फ्लुएंस क्या है। इंटरनल इन्फ्लुएंस ये होता है कि आपके जो अंडर कमांड लोग होते हैं वो आपका ऑर्डर कितना मानते हैं। अब वहां पे देखें कि मतलब है कि इन्फ्लुएंस कितना था मैनेजर्स का कि उन्होंने अपने सुपरवाइजर्स को पेश किया ऑडिट के लिए, ठीक है ना, और वो मुकर गए। मतलब वो हेल्थ एंड सेफ्टी जो था ऑफिसर उसके सामने पेश होने से इनकारी हो गए। मतलब इतना इन्फ्लुएंस था उनका, इन्फ्लुएंस का प्रॉब्लम था ना यहाँ पे, ठीक है ना। तो हमने ये करना है हाउ आर सीनियर मैनेजमेंट एडवर्सली अफेक्टिंग हेल्थ एंड सेफ्टी एट पीपीएल। कि जो सीनियर मैनेजर्स हैं उनका रवैया ही इतना अजीबोगरीब था कि वो उनके जो जूनियर्स हैं उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो वो किस तरह हमने ये डिटरमिन करना है, हमने ये केस निकालना है इसमें से कि जो सीनियर मैनेजमेंट का जो रवैया था वो किस तरह हेल्थ एंड सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज कर रहा था इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंस। देखिए ना, इन्फ्लुएंस यही होता है ना कि अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो आप वो उसको करवाने की भी ताकत रखते हैं, इखलाकी आपके पास मोरालिटी होती है ना। अगर आप बुरा काम कर रहे हैं तो उसका बुरा इन्फ्लुएंस आता है, मतलब आपको देख के फिर आपके जो जूनियर होते हैं उसी राह पे चल निकलते हैं। इसको कहते हैं इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस जो है ना वो बेसिकली किसी को देख के उसकी राह पे चलने का नाम होता है, ठीक है ना। तो इस बारे में ये एक सवाल है। उसके बाद पांचवा है हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिटिंग एंड हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट रिव्यू। उसके बारे में कि ऑडिट के बारे में जो है वो हमें किस किस्म के मसाइल फेस करना पड़े। हाउ माइट द एक्सटर्नल हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिट बेनिफिट। हमें पता है एंड पे एमडी ने कहा ठीक है जी एक्सटर्नल ऑडिटर लाओ, क्योंकि वो उसने जो उनका अपना हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर था वो बेचारा मजबूर हो गया। तो हमें ये केस तैयार करना है कि वो कैसे बेनिफिट करेगा ऑर्गेनाइजेशन। हाउ कैन सीनियर मैनेजर्स एट पीपीएल असिस्ट विद द ऑडिटिंग प्रोग्राम। ऑडिटिंग प्रोग्राम में जो सीनियर मैनेजर्स हैं वो कैसे हेल्प कर सकते हैं, उसके लिए हमने केस बनाना है। वन ऑफ द की पर्पस ऑफ द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिट इज कंटिन्यूअल इम्प्रूव। ये छोटा सा सवाल है। कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट बेसिकली ये होती है कि ऑडिट का मकसद यही होता है कि आपके जो है ना मतलब कंटिन्यूअसली आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर होती है। तो उसके लिए हमने केस तैयार करना है। और शॉर्टली आफ्टर द ऑडिट पीपीएल कैरिंग आउट ए हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट रिव्यू। मैनेजमेंट रिव्यू के बारे में भी हमने ऑलरेडी ट्रेनिंग में भी पढ़ा था। अच्छा, ये अब मेरा ख्याल है चंद सेकंड रह गए हैं।
तो अगर ये बीच में डिस्कनेक्ट हो जाती है तो फिर आप जो है ना एज यूजल 5 मिनट की ब्रेक कर लें और हम अपने तीसरे सेशन की तरफ इंशाल्लाह 5 मिनट के बाद आ जाएंगे। ठीक है ना। तो ये जो टास्क 5 है ये बेसिकली ऑडिट और मैनेजमेंट रिव्यू से रिलेटेड है, उसके क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, उनके